रायपुर से खबर मिल रही है। बस और ट्रक में भिड़ंत हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा। घायलों को अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती किया गया है। 50 से अधिक मजदूर बस में सवार थे। ओडिशा से गुजरात जा रहे थे ये लोग और इसी दौरान ये हादसा हो गया। रायपुर के छेरी खेड़ी के पास ये हादसा हुआ है। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ इस खबर पे बन चुके हैं। अभिषेक जी, एक दर्दनाक हादसा बस और ट्रक में भिड़ंत हुई है। सबसे पहले ये बताएं कि हादसा कैसे हुआ। 6 लोगों की मौत अब तक बताई जा रही है। क्या मानिए आंकड़ा बढ़ सकता है? करिश्मा, बिल्कुल जो अभी खबर आ रही है 7 लोगों की इसमें मौत हो गई है और सुबह सुबह ये हादसा हुआ है। ट्रक और बस के बीच ये भिड़ंत हुई है और मजदूरों को उड़ीसा से गुजरात लेकर ट्रक में ये ट्रक जा रही थी जब ये हादसा हुआ है। शुरुआती तौर पर ये माना जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आई होगी और तेज रफ्तार की वजह से गाड़ी अनियंत्रित हुई और ट्रक से जा भिड़ी है। तो ये 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। कुछ 50 लोग उसमें सवार थे और सुबह सुबह ये हादसा हुआ है और फिलहाल यही अपडेट है कि जो घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल मजदूर हैं, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। मेकाहारा अस्पताल ले जाया जा रहा है, वहां पर एडमिट किया जा रहा है और वहां पर राहत कार्य चल रहे हैं लगातार। रायपुर से थोड़ी दूर पर छेड़ी खेड़ी इलाका है जहां पर यह हादसा हुआ है और एक बड़ा गंभीर हादसा हुआ है। सुबह सुबह यह हादसा होने की खबर आ रही है। 7 लोगों की मौत की खबर अब तक करिश्मा आ चुकी है। हालांकि कई मजदूर गंभीर हैं जिनको अस्पताल में रेफर किया गया है। अल सुबह ये हादसा यहाँ पर सामने पेश आया है और शुरुआती तौर पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि माना जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आई और उसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर जा टकराई है। तो ये बड़ा गंभीर हादसा सुबह सुबह यहाँ पर हो गया है। राहत कार्य वहाँ पर करिश्मा चल रहा है राजधानी रायपुर से थोड़ी दूर पर। चलिए, तो धीरे धीरे जब जांच का दायरा बढ़ेगा तब इसमें बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ है। लेकिन प्राथमिक तौर पे जैसा कि आप बता रहे हैं कि ड्राइवर को नींद लग गई थी, झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से बस अनियंत्रित हुई और ये हादसा हुआ। मौके पर 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। 50 से अधिक मजदूर बस में सवार थे। ये भी बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। उड़ीसा से गुजरात जा रहे थे ये लोग। रायपुर से थोड़ी सी दूर छेड़ी खेड़ी एक इलाका है जहां पे ये हादसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से अब खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम राजधानी पहुंची है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में कोरोना नियंत्रण की जांच ये टीम करेगी। इलाज के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं जिसका जायजा लिया जाएगा। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर का दौरा करेगी ये टीम। व्यवस्थाओं की जांच पर रिपोर्ट केंद्र सरकार को ये टीम सौंपेगी क्योंकि रायपुर में जिस तरीके से संक्रमण का स्तर बढ़ता जा रहा है, अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, ऐसे में केंद्र की तरफ से ये टीम जा रही है कि वहां के हालातों को नियंत्रण में लाया जा सके। अभिषेक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से मामले छत्तीसगढ़ में निकल के आ रहे हैं सामने, वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। अब ऐसे में केंद्र की टीम वहां पर पहुंच रही है। किस प्रकार से वहां पे व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा? कौन कौन से इलाके होंगे, कौन कौन से जिले होंगे जहां पर ये टीम पहुंचेगी? करिश्मा, देखिए, केंद्रीय टीम कल पहुंची है। 3 सदस्यीय टीम है केंद्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों की जो कि राजधानी रायपुर पहुंची है और ये 3 जिलों का दौरा करने वाली है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। यहाँ पर ये किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, अब तक कोरोना को लेकर क्या क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, क्या मरीजों के इलाज के लिए किया जा रहा है, क्या इक्विपमेंट्स हैं, कौन सी लापरवाहियां हुई हैं या कौन सी कमियां रह जा रही हैं, क्या वजह है कि मौतों के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, क्या वजह है कि लगातार ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, क्या टेस्टिंग की संख्या है, जैसे तमाम विस्तृत आंकड़े ये टीम यहाँ पर जांचेगी। 3 सदस्यीय टीम और इसने आज से काम शुरू यहाँ पर करना है। तो कल ये पहुंची टीम यहाँ पर और 3 जिलों का दौरा करेगी। उसके बाद केंद्र को अपनी रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर राज्य सरकार को भी बताया जाएगा कि क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ सुझाव यहाँ पर हो सकते हैं, क्या और सुधार की आवश्यकता है। ये टीम इस वक्त यहाँ पर तमाम केंद्रों में जाएगी जहां पर उसे लगेगा कि उसको जांच करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए। कई केंद्रों पर जाएगी जहां पर इलाज चल रहा है, जहां टेस्टिंग हो रही है, लैब को भी देखेगी
करिश्मा आप समझ सकती है, ओवरऑल केंद्र की तरफ से टीम अगर पहुंची तो ओवरऑल पूरी जांच पड़ताल करेगी कि पूरी तरह से किस प्रकार व्यवस्था यहाँ पर है, क्या कमियां हैं। एक विस्तृत रिपोर्ट ये केंद्र को यहाँ पर सौंपने वाली है, जिसके आधार पर केंद्र राज्य को भी आगे निर्देश देगा, सुझाव देगा, या जो भी जरूरत होगी उसे वो वहाँ पर वो करने वाला है जी। तो ये टीम 3 जो लोगों की है वो अगले 1 हफ्ते तक यहाँ पर घूमेगी 3 जिलों में और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। चलिए, ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। अब रायपुर से ही खबर है, प्रदेश में एक ही दिन में कोरोना से 22 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 2559 मरीज मिले हैं और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 40,634 पहुंच चुकी है। अब तक कोरोना से प्रदेश में 337 लोगों की जान गई है और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की अगर हम बात करें तो ये संख्या 20,689 है। रायपुर में शुक्रवार को 865 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर की बात करें तो 268 मरीज मिले हैं। दुर्ग में 266, कबीरधाम में 82, रायगढ़ में 114, धमतरी में 71, सरगुजा में 35, दंतेवाड़ा में 37, गरियाबंद में 24 और कांकेर से 29 मरीज मिले हैं। तो हर जिले की अगर हम बात करें तो ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन रायपुर में 865 नए मरीज मिले हैं, बिलासपुर में 268, क्योंकि ये जो इलाके हैं खासतौर से रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इसमें अब चिंता की बात यह है कि डेथ रेशियो भी बढ़ रहा है। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, ये अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अगर 3 जिलों की हम बात करें, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, यहाँ पे मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अब इसमें चिंता की बात यह है, जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं, कि अब डेथ रेशियो भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल करिश्मा, सही कहा आपने। सबसे ज्यादा चिंता की बात जो इन तमाम अभी दिनों में आई है वो है लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ना। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ते चला जा रहा है। 2, 4, 5, 10, 12 से अब 22 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। 22 मौतें यहाँ पर हुई हैं रात में और 24 घंटे में 22 मौतें, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति यहाँ पर है। और सबसे ज्यादा जो मौतें हुई है वो राजधानी रायपुर में हुई है। तो ये राजधानी रायपुर हॉट स्पॉट बना हुआ है। 865 मरीज यहाँ पर आए हैं। 2599, लगभग 2600 में एक कम यहाँ पर मतलब मरीज निकले हैं कल 24 घंटे में। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ पर है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वो टेस्टिंग बढ़ा रहा है, इसलिए आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। तो लेकिन ये चिंता की बात है करिश्मा की आंकड़ों में वृद्धि, मौतों में वृद्धि, और उसके बाद जो अव्यवस्थाओं की बात भी सुनने में आ रही है वो ज्यादा चिंता यहाँ पर फैला रही है कि हॉस्पिटल्स फुल हो रहे हैं। बेड की संख्या लगभग अब वहाँ पर खत्म हो रही है। हालांकि राज्य सरकार ने और बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, 2000 और बेड बढ़ाने के, लेकिन आप समझ सकती हैं कि 20,000 से ज्यादा, 20,600 से ज्यादा इस वक्त एक्टिव केसेस से पूरे प्रदेश में हैं। 40,000 से ज्यादा लोग अब तक पॉजिटिव हो चुके हैं। मतलब ये संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उस तेजी से बेड नहीं बढ़ पा रहे हैं। लोग अब डरने लगे हैं और अब जो खबरें आ रही है कि हॉस्पिटल में बेड कम है, इस वजह से लोग टेस्टिंग कराने में भी भागने लगे हैं। वो टेस्टिंग नहीं कराना चाहते क्योंकि वो हॉस्पिटल में उनको पता है कि नहीं जाएंगे। कई जो खबरें आ रही है करिश्मा कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, जद्दोजहद करनी पड़ रही है, अप्रोच लगाना पड़ रहा है, या फिर लोग होम आइसोलेट हो जा रहे हैं। तो ये ऐसी कुछ अव्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से लोग थोड़ा डरे हुए हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में देरी हो रही है, कंटेनमेंट जोन बनाने में देरी हो रही है। ये कुछ अव्यवस्थाएं हैं जो लोगों में और दहशत पैदा कर रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत जरूरी है इस वक्त की यहाँ पे व्यवस्थाएं दुरुस्त हो और तभी शायद केंद्र की टीम भी वहाँ पर पहुँच रही है कि देखें कि क्या कुछ वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या कम होती जा रही है। हालांकि अब बेड्स बढ़ाने की वहाँ पे बात कही जा रही है, लेकिन उतनी ही तेजी से अब मरीज भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे में मरीज कहाँ भर्ती होंगे, ये भी एक चिंता की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाहियां ही हैं जिसके कारण इतना भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अभिषेक जी जुड़ने के लिए। खबर रायपुर से अब मिल रही है। छत्तीसगढ़ में 40,000 के पार अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,599 नए केस सामने आए हैं। 22 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 40,634 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और कोरोना के 20,689 एक्टिव केसेस अब तक प्रदेश में हैं। कोरोना संक्रमण से प्रदेश में अब तक 337 मरीजों की मौत हो चुकी है।
महासमुंद से खबर, जहां पटेवा थाने के 6 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। 1 एएसआई और 5 आरक्षक कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। पूरे थाने स्टाफ को अब सैनिटाइज किया जा रहा है। पटेवा थाने को सील कर दिया गया। आगामी आदेश तक पिथौरा थाने से संचालित होगा काम। टीआई सहित सभी लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस अधीक्षक एएसआई फ्रंट लाइन में रहकर ये लोग काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। ऐसे में संक्रमण इन तक पहुंचे इसके चांसेस काफी ज्यादा हाई रहते हैं। और एक के बाद एक हम ये देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी हो चाहे वो डॉक्टर्स हो, वो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर हैं। पार्टी हाईकमान और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से इस दौरान उनकी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मरवाही उपचुनाव की रणनीति को लेकर भी उनके आला कांग्रेस नेताओं से चर्चा के आसार हैं। सीएम भूपेश बघेल निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। केंद्र की नीतियों, जीएसटी से जुड़े विवाद पर भी आगे की रणनीति पर सीएम चर्चा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल उन्मूलन की कार्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए पूर्व में आवंटित 7 सीआरपीएफ बटालियनों को राज्य को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली और एक अतिरिक्त बस्तर बटालियन के गठन का भी आग्रह किया है। पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि 2018 में गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के लिए 7 अतिरिक्त सीआरपीएफ बटालियन आवंटित की थी, जिसे दक्षिण बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाना था। चयनित लोकेशन पर निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है, इसलिए पूर्व में आवंटित 7 सीआरपीएफ बटालियनों को राज्य को अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने केंद्र सरकार को बार बार पत्र लिखने को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ सरकार को प्रदेश की सबसे ज्यादा पत्र लिखने वाली सरकार बताया। धर्मलाल कौशिक के मुताबिक कांग्रेस ने चुनाव के समय जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। अब बार बार पत्र लिखकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और लोगों में एक उम्मीद जगाई गई कि आप हमारी सरकार बनाएंगे तो हम ये सारे कार्य करेंगे। जब सरकार बन गई और सरकार बनने के बाद में वादा निभाने की बारी आई है तो मुख्यमंत्री जी एक पत्र लिखते हैं और पत्र लिखने के बाद में इतिश्री कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये अपनी जवाबदारी को ही सुनिश्चित करना चाहिए। केवल केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर होकर के हम चलेंगे। खबर अब रायपुर से मिल रही है, जहां संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने पत्र लिखा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा। एनएच पर धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य पर कार्रवाई की मांग की है। कुम्हारी टोल नाका में टैक्स की छूट की भी मांग इस पत्र के जरिए की गई है। रायपुर और दुर्ग के वाहनों पर टैक्स छूट की मांग की गई है। रायपुर की सीमा से लगे 3 जिलों में हाईवे निर्माण का काम चल रहा है। अंबिकापुर से अब एक बड़ी खबर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है कि ट्रेनें और बस शुरू करने को सिंहदेव ने सही नहीं माना है। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रेन और बसें शुरू करना आने वाले वक्त के लिए सही नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा सकता। ऐसे में कोरोना फैलने की संभावना और बढ़ जाती है। फिलहाल सरकार को ट्रेन चलाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ट्रेन जल्दी चल गई। ये समय नहीं था। अभी जब हम संक्रमण के बढ़ते क्रम में हैं तो ये ट्रेन चलना मुझे लगता है कि समय से पहले हो गया। अब ट्रेन चल ही गई है तो जो पैसेंजर जाएंगे वो बहुत संभल के उनको जाना चाहिए। मैंने सुना है कि कई बसें भी चली लेकिन लोग बैठे नहीं उसमें, तो ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि संक्रमण सरकार ने मान लिया है ट्रेन चलाना मतलब कि कुछ नहीं होगा। संक्रमण फैलने की आप पास पास बैठे रहेंगे, बहुत ज़्यादा संभावना रहती है और लंबे समय तक आप एक साथ रहेंगे। अभी हम लोग साथ में बैठे हैं 15 मिनट आधा घंटा, फिर हम लोग अलग हो जाएंगे। तो संक्रमण
ग्रहण करने के लिए भी कहते हैं कि करीब आधा घंटा अगर आप साथ में हैं संक्रमित व्यक्ति के, तो संक्रमण ग्रहण करने की संभावना तब बनने लगती है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी और क्या नेता और क्या राजनेता, ज्यादातर कोरोना की चपेट में सभी आ रहे हैं। वहीं कोरोना से बचने के लिए छत्तीसगढ़ राज्यपाल अनुसुईया उइके ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। राज्यपाल ने गृह जिले छिंदवाड़ा स्थित निवास में एहतियात के तौर पर खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। 15 सितंबर तक राज्यपाल क्वारंटाइन रहेंगे। वहीं दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है और उनके परिजनों की भी बेरहमी से पिटाई कर दी है। नक्सलियों ने सड़क पर फेंके गए शवों के पास बैनर पोस्टर लगाकर उन्हें गोपनीय सैनिक बताया और ग्रामीणों की मौत का जिम्मेदार एसपी अभिषेक पल्लव को बताया। वहीं एसपी अभिषेक पल्लव ने मारे गए ग्रामीणों के सैनिक होने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि परिजन मारे गए युवकों में से एक की शादी तय कर लौट रहे थे। किरंदुल थाना क्षेत्र के तोकापारा निवासी ग्रामीण बेटे अशोक कुंजम की शादी तय करने के लिए बीजापुर के डूडी टुन्नार गांव गए थे। वहां से लौटने के दौरान नक्सलियों ने उनके रास्ते में उन्हें रोक लिया और वारदात को अंजाम दिया। खबर अब रायपुर से मिल रही है, जहां रक्सेल गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं। दोनों का पुलिस ने जुलूस निकाला। मेडिकल के बाद अस्पताल से कोर्ट तक जुलूस निकाला गया। युवक से मारपीट करते समय ये वीडियो भी वायरल हुआ। कबीर नगर थाना पुलिस की ये कार्रवाई है। तो आरोपियों में भय बना रहे, इसलिए पुलिस की एक कोशिश। 2 गुर्गे को गिरफ्तार किया गया है रक्सल गैंग के और इनका जुलूस निकाला गया। वहीं बॉलीवुड एक्टर आफताब शिवदसानी पुलिस की एक मुहिम को सपोर्ट करने के लिए बिलासपुर पहुंचे। लोगों को साइबर क्राइम से जुड़े खतरों के प्रति आगाह कराया। आफताब शिवदसानी ने कहा कि बिलासपुर पुलिस की इस मौलिक पहल की वजह से वे इस अभियान के साथ जुड़े हैं। महानगरों के साथ 2 और 3 टियर शहरों में भी अब जागरूकता फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब सभी हाथों में स्मार्टफोन और इसलिए उनके साइबर ठगों द्वारा ठगे जाने की आशंका भी बढ़ गई है। सारे ऐप्स के द्वारा ये हो रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे फास्ट पेस्ड है, काफी डिजिटल हो चुकी है। वहीं आज शिक्षक दिवस है और दुर्ग की फिजिक्स की टीचर सपना सोनी का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। पूरे देश से करीब 47 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिनमें छत्तीसगढ़ से केवल शिक्षिका सपना सोनी का नाम है। सपना ने अपने हुनर और इस क्षेत्र में किए जा रहे लगातार प्रयास के माध्यम से सफलता हासिल की है। तो आज उनका सम्मान किया जाएगा। और बंसल न्यूज से भी उन्होंने अपने विचार साझा किए हैं। हमारे साथ मौजूद है सपना सोनी जी। सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाइयाँ बंसल न्यूज़ की ओर से। धन्यवाद मैडम जी, किस तरह से यह आपका कार्य रहा जिसकी वजह से आपको ये सम्मान मिलने जा रहा है? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने जो विज्ञान और फिजिक्स जैसा जो हार्ड सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है साथ ही वह, तो इसकी जो मीन्स लर्निंग को मैंने इजी बनाया, जॉयफुल बनाया, इंटरेस्टिंग बनाया स्टूडेंट्स के लिए। जी, किस तरह से कार्य हुआ और किस तरह से ये आपके मन में विचार आया कि मुझे इस तरह से करना है? क्योंकि सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी होती है, तो क्या वजह थी आपके लाइफ में? किस तरह से टर्निंग पॉइंट आया? 21 सालों से आप पढ़ा रहे हो, लेकिन 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको ये विचार मन में आया? जी मीन्स इसके लिए तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगी अपने बेटे को ही, कि मेरा बेटा जो कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, जब वो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताता था मुझे और जो भी फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड की जा रही थी, तो मुझे बस यही लगा कि क्यों नहीं मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को वो सारी सुविधाएं जो है वो पॉसिबल हो। तो इसके लिए ही मैंने प्रयास किया। और सबसे पहले जो है 2014 में ही स्मार्ट क्लास की स्थापना इसलिए मैंने कराई कि ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जो है मैं साइंस के प्रति और पैदा कर सकूं, मीन्स उनको ज़्यादा मैं मोटिवेट कर सकूं साइंस लर्निंग के लिए। उसके बाद मैंने हिंदी में जो कंटेंट डेवलप किए उनके लिए, तो ये सबसे बड़ी चुनौती था मेरे लिए, क्योंकि उस समय हिंदी मीडियम में जो कंटेंट अवेलेबल नहीं थे। तो हिंदी मीडियम में कंटेंट डेवलप करना
उसके बाद जो है वर्किंग मॉडल्स पर मैं पहले से ही हम काम कर रहे थे। तो साइंस के जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे उनको वर्किंग मॉडल्स की सहायता से बताना, फील्ड विजिट, रियल लाइफ लर्निंग, साथ ही साथ प्रोजेक्ट मेथड, सेमिनार मेथड, तो इन सभी का कंप्लीट जो है कहना चाहिए कि मेथोडोलॉजी का मैंने समावेश करके उनकी साइंस और फिजिक्स की लर्निंग को ईजी बनाने की ही कोशिश की। बंसल न्यूज़ के लिए दुर्ग से अनुभूति भाकरे ठाकुर।